अच्छा स्टूडेंट, हमने इसको एनालाइज किया और ये बात तय कर ली कि ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है ये रनिंग टाइम है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड रनिंग टाइम। ठीक है, और रनिंग टाइम इसको इसलिए कह रहे हैं, रनिंग टाइम बेसिकली इसलिए कह रहे हैं कि जो बेसिक ऑपरेशन है वो बेसिकली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 10 डेटा है तो आपको इतनी दफ़ा बेसिक ऑपरेशन रन करना पड़ेगा, और अगर आपके पास 20 डेटा है तो फिर इतनी दफ़ा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बआसानी। तो ये तो हो गया रनिंग टाइम। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये इसके हायर पावर पे डिपेंड करता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक फैमिली से जो है बिलोंग करता है। तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, यानी वर्स्ट केस में भी अगर आप इसको डेटा दे दें तब भी ये क्वाड्रेटिक से बुरा यानी क्वाड्रेटिक से वर्स नहीं हो सकता। यानी जितनी भी आप इसको वर्स्ट केस की कंडीशन का डेटा प्रोवाइड कर दें उसके बावजूद ये क्वाड्रेटिक से ज़्यादा वर्स वाले कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। क्वाड्रेटिक से वर्स कंडीशन कौन सी होती है? क्यूबिक है, पावर 4 है, इस तरह की कंडीशन जो है वो और वर्स कंडीशन होती है, तो वर्स कैटेगरी होती है, सॉरी। तो ये अगर आप हमारे सिलेक्शन सॉर्ट को किसी भी फॉर्मेट का डेटा प्रोवाइड कर दें वो बेसिकली इसी तरह से रिजल्ट जो है प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने एनालाइज करके बता दिया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि बेस्ट केस को हम कैसे एनालाइज करेंगे, बेस्ट केस का डेटा हम कैसे बेसिकली एनालाइज करके रिजल्ट लाएंगे। तो आप देख लीजिए स्क्रीन शेयरिंग, आप लोगों को आ रही थी स्क्रीन शेयर हो रही थी? अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को? तो हमने यहाँ पे इसको अब अगर बेस्ट केस में हम इस एल्गोरिथम को एनालाइज करने की बात करें तो एक बात याद रखिएगा कि इस एल्गोरिथम की जो जो बेसिकली कंडीशन है वो ये है वेरी गुड। ठीक है हसन। अच्छा देखो, हमने जैसे एल्गोरिथम को देखा तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था, ये जो पहला वाला डेटा सेट लिखा हुआ था ना, ये वाला डेटा सेट, इससे बताना ये चाह रहा था कि अगर डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड हो तब भी हमें इस एल्गोरिथम में कोई फायदा नहीं है। इस एल्गोरिथम में बेस्ट केस का डेटा हो या वर्स्ट केस का डेटा हो, दोनों में एक जैसे ही परफॉर्मेंस होती है। ये जैसे ये वाला है तो इसमें हमें एन स्क्वायर का फॉर्मूला मिला कि अगर ये रन होगा तो एन स्क्वायर दफ़ा चलेगा। लेकिन अगर बेस्ट केस का डेटा दे दूं मैं इसको कि अगर हमारे पास ऑलरेडी डेटा सॉर्टेड है और हम सॉर्ट करना चाहते हैं इसको, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये उतनी ही दफ़ा चलेगा जो वर्स्ट केस में। इसकी वजह ये है कि ये जब एक डेटा को सॉर्ट कर रहा होता है तो बाकियों को ऑब्जर्व नहीं करता कि वो कैसे हैं। मिसाल के तौर पे वो यहाँ पे 21 को मिनिमम कह देता है, गौर से देखिएगा, वो 21 को मिनिमम कह देता है हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से कि पहली लोकेशन का डेटा मिनिमम है। ठीक है, तो उसके बाद इस 21 को 29 से कंपेयर करता है, ठीक, और कहता है कि स्वैपिंग कर देना है इसकी। लेकिन 21 ऑलरेडी छोटा है तो वो फिर 21 को 68 से कंपेयर करता है। सुनना गौर से, फिर मैं सवाल लेता हूँ। सर मीन को चेक करता है पहले स्टेप पे, बिल्कुल सही है। यानी अगले स्टेप में जब ये फेल हो जाता है तो फिर वो इसी 21 को अगले से कंपेयर करता है। यहाँ पे ये कंपैरिजन नहीं हो रहा कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों कैसे होंगे। समझ आई बात? या तो अगर ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, गौर से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये ऑलरेडी सॉर्टेड है उसके बावजूद जब ये इनर लूप में आता है, यानी इसको जीरो करके इसको जब इनर लूप में आता है तो वो सबको कंपेयर जरूर करेगा। यानी 21 को 29 से करेगा, फिर 21 को 68 से करेगा, फिर 21 को 90 से करेगा, और उसके बाद सारों को करने के बाद ये पता चलेगा आखिर में कि 21 सबसे छोटा ही था। तो इसको आखिर में स्वैपिंग करो ना करो बात एक ही है। लेकिन इसने इस कंपैरिजन के दौरान ये नहीं देख सका कि बाकी माइंदा एल्गोरिथम का क्या हाल है, यानी डेटा का क्या हाल है। तो मजबूरन इसको दोबारा अपर फॉर्म में जाना पड़ता है और वन करके
इसको 1 करके अगले वाले की तरफ आना पड़ता है। और अगले वाले में भी यही सूरत हाल है कि वो पहले इन दोनों को कंपेयर करता है, फिर फेल होने के बाद फिर 29 को अगले से करता है, फिर 29 को अगले से करता है, और इनको आपस में देखता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो इस बेसिस पे 29 को छोटा कहने पे वो उसकी स्वैपिंग करता है, यानी अपनी जगह पे रखता है और आगे चला जाता है। आगे जाने का मतलब ये है कि अगले एलिमेंट को पिक कर ले। हालांकि डेटा सॉर्टेड है भाई, तो फॉर पे, इस वाले फॉर पे बार बार क्यों जा रहे हो तुम? यहीं पे रोक लेते, लेकिन इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उसको रोक ले। कोई फ्लैग का मेथड इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसिकली ग्रीडी होता है। गौर सुनना, ग्रीडी होता है अपने स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर। अगर ये 21 को यानी सबसे पहले मिनिमम ढूंढना है तो इसको कोई कंसर्न नहीं होता कि बाकी डेटा कैसे है, सिर्फ एक मिनिमम मिल जाए वो उसके लिए काफी होता है। इस वजह से सॉर्टेड डेटा हो या अनसॉर्टेड डेटा हो, इसकी परफॉर्मेंस सेम होती है। लिहाजा जब हम लिखते हैं बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर तो यूं लिखा जाता है, और बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, यानी ये अगर बेस्ट केस में इसको डेटा दिया जाए, यानी जैसे ये दिया हुआ है, तो ये एन स्क्वायर से बेहतर नहीं हो सकता। हालांकि एन हो जाए तो कितना अच्छा है, जैसे बबल सॉर्ट हो गया था, लेकिन ये एन स्क्वायर से बेहतर नहीं हो सकता। और अगर वर्स्ट केस में डेटा दिया जाए तब भी ये एन स्क्वायर से खराब नहीं हो सकता। इसमें कहते हैं बेहतर नहीं हो सकता, इसमें कहते हैं कि एन स्क्वायर से, यानी अगर वर्स्ट केस का डेटा देंगे तो ये छलांग लगा के एन क्यूब में नहीं चला जाएगा, बल्कि ये एन स्क्वायर तक ही रहेगा। तो दोनों केसेस में इसका बेसिकली एनालाइज करने पे रिजल्ट जो है एन स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कि जब दोनों केसेस सेम है तो इसका एवरेज केस भी जो है वो एन स्क्वायर ही होगा। यानी जिसका बेस्ट और वर्स्ट एन स्क्वायर है तो उसका एवरेज केस भी एन स्क्वायर होगा। समझ आ गई बात? अब आपका टास्क है कि क्या आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब दुनिया ने तो नहीं किया, कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप इसको इम्प्रूव कर दें और इसका बेस्ट केस एन स्क्वायर से एन पे जंप चल जाए, कि हम कोई इसके अंदर ऐसे फ्लैग श्लैग सेट कर लें कि ये अपने मिनिमम ढूंढते वक्त बाकियों को भी देख ले और एन के अंदर रहते हुए इसका बेस्ट केस सॉल्व हो जाए, तो फिर आपको दुनिया भी रिगार्ड करेगी और आपने एक काम भी कर लेंगे। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है। जो कर लेगा जाहिर सी बात है उसको रिगार्ड मिलेगा। सर ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो इसलिए हम कहते हैं इसका बेस्ट और वर्स्ट केस दोनों इक्वलेंट है। यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है कि सिलेक्शन सॉर्ट का बेस्ट केस भी, अच्छा ये इन्होंने जब नाम लिख दिया ना तो ओ से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमें यहाँ पे उसको ओमेगा से करना चाहिए, शायद उसको साइन नहीं मिला होगा। ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर है, इसका एवरेज केस यानी थीटा ऑफ एन स्क्वायर है, उसको सही कर लेंगे। और इसका वर्स्ट केस जो है वो भी एन स्क्वायर है। तीनों केसेस में ये एक जैसा ही काम परफॉर्म करता है, बिकॉज वी कैन नॉट बेसिकली इम्प्रूव आवर एल्गोरिथम फॉर द बेस्ट केस। हम नहीं कर सकते, इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो बेस्ट केस के लिए एन कैटेगरी में जंप कर जाए। ये तो हो गया हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम और उसके तीनों केसेस की बेसिकली एनालिसिस, जबकि बबल सॉर्ट में भी हमने बेस्ट और वर्स्ट केस को एनालाइज कर लिया। ठीक है, अब अगला टारगेट हमारे पास है, ये मैं सवाल देख लेता हूँ आपके। सर सिर्फ कंपैरिजन ही हमारे पास बेसिक जी इस बेस्ट, जब हम बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट करते हैं तो कंपैरिजन ही बेसिक ऑपरेशन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर हम हीप सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट पे जंप करेंगे तो चेंज हो जाएंगे। तो वो जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आस्ते आस्ते जब हम इस तरह से एल्गोरिथम में डाइव करना शुरू करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। अभी तो ज़ाहिर है 2 एल्गोरिथम तो किए हमने इस मकसद के लिए, तो फिर अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो आस्ते आस्ते इंशाल्लाह ये इसके क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आपका आंसर सही था। अगला टारगेट हमारे पास जो है वो है क्या कहते हैं, अच्छा इन्होंने यहाँ पे एक बात समझाने की कोशिश की है, बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस की एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश की है इन्होंने, कि सम टाइम बेस्ट केस क्या होता है, सम टाइम वर्स्ट केस क्या होता है। तो वो यहाँ पे इन्होंने इस स्लाइड में स्पेसिफिक, मैं स्लाइड समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना हर केस हर एल्गोरिथम में नहीं होता। तो इन्होंने एक नया एल्गोरिथम लिखा और उसमें बताया कि देखो बेस्ट क्या है, वर्स्ट क्या है, एवरेज क्या है। ये जो एल्गोरिथम इंसर्शन सॉर्ट है स्लाइड में मौजूद है, इसका एल्गोरिथम भी लिखा हुआ है, इसका ट्राई रन करने का मेथड भी यहाँ लिखा हुआ है, और इसका एनालाइज करने का एक तरीक़ेकार भी, जो कि टोटल रनिंग टाइम से किया है इन्होंने। आप टोटल रनिंग टाइम से ना कीजिएगा, तो ये सारा काम आपकी जिम्मेदारी में है, ये आप करें। मैं सिर्फ स्लाइड नंबर 26 पढ़ा रहा हूँ, बाकी 27 जो इंसर्शन सॉर्ट से लेकर आखिर एंड तक है
ये आपने पढ़ना है। सिक्वेंशियल सर्च भी आपने खुद करना है। ये 2 एल्गोरिथम आपने खुद करना है, इसको जो सॉल्व भी किया हुआ है इसका। तो ये मैं आपको अगले वीक का टास्क दे रहा हूँ, आप 2 वीक में कर लें, लेकिन ये कोई असाइनमेंट नहीं है, ये आपने पढ़ना है खुद से। नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, हम बेस्ट एवरेज केस को दोबारा एक दफ़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। आपने बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट का एवरेज केस क्यों नहीं पढ़ाया? एवरेज केस को पढ़ाने के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ानी पड़ती है, तो प्रोबेबिलिटी को अभी हम शामिल नहीं करना चाहते, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ाया। समझ रहे हो बात मेरी? जबकि मैं जर्नल बता रहा हूँ आपको कि सिलेक्शन सॉर्ट जिसका बेस्ट और एवरेज अगर एन स्क्वायर सेम हो, जिसका बेस्ट और एवरेज सेम हो, तो उसका बेस्ट और वर्स्ट सेम हो, उसका एवरेज भी सेम हो। लेकिन कैसे, बात वही है, वो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है, बेस्ट वेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन एवरेज क्या होता है वो मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ आपको। ये जो स्लाइड मैंने ओपन की इससे समझा दूंगा आपको। ठीक, प्रोबेबिलिटी को मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा अभी आप, क्योंकि फिर हमारे लेक्चर्स दूसरे टॉपिक अभी सफ़र कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ लिंक लिस्ट, वो अभी शुरू नहीं कर सके। मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा आपकी, एक्स्ट्रा से मुराद है जो क्लास हमारी 1 घंटे की होगी, इसमें हम लिंक लिस्ट को थोड़ा कवर अप करेंगे। आपसे पूछूंगा कब ले सकता हूँ। अच्छा जी, देखो बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस क्या होता है, हर डेटा के लिए, हर एल्गोरिथम के लिए, हर टास्क के लिए डिफरेंट होता है। ये एक टास्क है, यहाँ पर मुझे एक 2D एरे है और इस 2D एरे में सिर्फ क्लियरिफाई करने के लिए एल्गोरिथम समझा रहा हूँ। क्या आपको मजीद थोड़ा समझ में आ जाए? जिनको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एल्गोरिथम में ये डिफरेंट होता है, ये बात समझने की। एक 2D एरे है और हमारा मकसद ये है कि उसके एक एक सेल में जाना है हमें, उस 2D एरे के एक एक सेल में जाना है और देखना है कि उसके सेल में नंबर क्या लिखे हुए हैं। अगर 300 से ज़्यादा नंबर लिखे हुए हैं, यानी उसके हर सेल में जाना है, देखना है कि इसके सेल में क्या लिखा हुआ है। अगर 300 से ज़्यादा है तो हमें उसको काउंट करना है, वरना उसको काउंट में शामिल नहीं करना। समझ आ रही बात है? यानी हम इसके एक एक सेल में जाएंगे और उसको काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद जो है वो वापस आ जाएंगे। ठीक है ना? तो इफ नो एलिमेंट इज गिवन, अब इसमें बेस्ट वर्स्ट केस क्या होगा, इसमें हमें बेसिक ऑपरेशन ये दोनों तो चलाने, क्योंकि एक एक सेल पे जाना है हमें, एक एक सेल पे जाना मकसद है, तो वो तो आप जाओगे ना, ऐसा तो नहीं बगैर जाए। लेकिन अगर आप किसी वजह से अंदर नहीं आते हो, किसी भी वजह, यानी ऐसा डेटा है जो सारा का सारा डेटा 300 से छोटा है, यानी यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, कोई एक सेल भी ऐसा नहीं है जिसमें बेसिक ऑपरेशन क्या, काउंटिंग करना। ठीक है, ये काउंटिंग करना मकसद है यहाँ पे हमारा। और सॉरी, काउंटिंग नहीं, इफ की कंडीशन तो चलानी ना आपने, और इसके बेसिस पे आप अंदर आएंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। अगर सारा डेटा 300 से बड़ा है, सॉरी छोटा नहीं बड़ा है, नो एलिमेंट इज ग्रेटर देन 300, ये ग्रेटर का साइन ही लगा हुआ है यहाँ पे। अगर 300 से बड़ा है तो आप, हाँ ठीक है, ये ग्रेटर का साइन लगा। अगर सारा डेटा 300 से छोटा है तो आप कभी भी इसके अंदर शामिल नहीं आएंगे, ये बात तय है। सारा डेटा छोटा है तो आप इसमें नहीं आएंगे, तो इसमें नहीं आएंगे तो ये वाला काम आप नहीं करेंगे, काउंटिंग का काम कोई भी नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर सारा डेटा 300 से बड़ा है तो आपको हर दफा आना पड़ेगा और काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो बेस्ट केस क्या होगा कि आप किसी वक्त भी इन नहीं हो रहे, वर्स्ट केस क्या होगा, आपको हर दफा इन होना पड़ रहा है, और एवरेज केस क्या है कि कभी इन हो रहे हैं और कभी नहीं हो रहे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस एंड नॉट अकरेंस ऑफ द 300 आर इक्वल, यानी कभी आपका डेटा 300 से ज्यादा है, कभी 300 से कम है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब क्या तीन चीजें क्या तय पाई कि जो आपका एरे है, इसमें अगर आपको प्रोवाइडेड डेटा, क्योंकि इसका बेस्ट वर्स्ट केस डेटा की प्रोवाइडिंग पे डिपेंड करता है हमेशा। अगर इसका डेटा हमेशा 300 से छोटा है, सारा डेटा 300 से छोटा है, इज कॉल्ड बेसिकली बेस्ट केस, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अगर सारा डेटा 300 से बड़ा है तो यू हैव टू डू फॉर ईच सेल फॉर काउंटिंग, आप हर सेल के लिए काउंटिंग करेंगे। और अगर किसी भी जगह पे डेटा की अक्रेंस जो है वो 300, यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो 300 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो वो बेसिकली एवरेज केस कहलाता है। तो ये बेसिकली 3 एवरेज केस हैं
ट्रैवर्सिंग करेंगे, तो ये एक जनरल बात है। तो हर एक जगह पे बेसिकली वर्स्ट, बेस्ट और एवरेज केस डिफरेंट होता है। यहाँ पर बेसिकली डेटा का एक्यूरेंस 300 से ज़्यादा है, सारे के सारे डेटा वर्स्ट केस, सारे डेटा 300 से छोटे हैं बेस्ट केस, और कुछ है और कुछ नहीं है जो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे डिपेंड करेंगे, इस कॉल्ड बेसिकली एवरेज केस। यहाँ तक हम रखते हैं इसको, और हम अपने टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं। सर जो आप टेबल में लिख रहे हैं वो लिख नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा। अच्छा, टेबल में ये जो मैंने ये बनाया था, ये जो हाँ वो मैंने लिखा कुछ नहीं, डैश लगाया था, अभी तक कुछ नहीं लिखा मैंने, बता रहा था। मैं अब लिखूंगा तो आपको नजर आएगा। जैसे ये है, एज्यूम करते हैं कि ये है, ये लाइन है और ये है 3, ये है 50, अब लिखने में नजर आ रहा है, ये है 100, ये है 51, ये है 60। तो अगर ऐसा डेटा दिया हुआ है तो ये सारे के सारे किससे छोटे हैं, ये छोटे हैं 300 से। तो जब आप इस सेल पे आएंगे तो कंडीशन फेल, फिर इस सेल पे आएंगे कंडीशन फेल, तो काउंट में जाएंगे नहीं। तो ये कैसा डेटा है आपके लिए, ये बेस्ट केस का डेटा है। हाँ लेट शो हो रहा है, ठीक है, लैगिंग हो रही होगी और इस तरह से। और अगर ये डेटा सारा 300 से बड़ा है तो बेसिकली हर दफ़ा आना पड़ेगा आपको, अंदर ये काम करना पड़ेगा। तो अब आप जब बताइए बेस्ट केस में काउंटिंग कितनी दफ़ा होगी, 0 दफ़ा। वर्स्ट केस में काउंटिंग कितनी दफ़ा होगी, जितनी दफ़ा आपको n दिया जाएगा, mn दफ़ा। और एवरेज केस में कितनी दफ़ा होगी, mn डिवाइड बाई 2 दफ़ा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दिया, एवरेजली आधा डेटा 300 से बड़ा होगा। तो इस वक्त इसकी काउंटिंग जो है वो 0 दफ़ा, तो ये बेसिकली बेस्ट केस हो गया। इसकी काउंटिंग mn दफ़ा, क्योंकि हर दफ़ा आप आएंगे अंदर, ये हो जाएगी आपके पास बेसिकली वर्स्ट केस, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2 एवरेज केस। खैर ये तो एक बात मिसाल देने के लिए मैं समझाया था। अब हम आते हैं इसी की तरह, अब मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ वरना फिर ये हम इसी में फंसे रहेंगे। मैं स्क्रीन को अनशेयर करता हूँ और अब मैं आता हूँ अपने दूसरे लेक्चर की तरफ जो हमें पढ़ना है, ताकि दूसरा सेकंड डेटा स्ट्रक्चर। द सेकंड डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट बेसिकली लिस्ट से ही बना है। लिस्ट इज अ एरे, लेकिन लिस्ट और एरे में से फर्क ये होता है कि लिस्ट बेसिकली हेटेरोजेनियस होता है। लिस्ट का मतलब होता है आप किसी भी किस्म का डेटा उसके अंदर रख सकते हैं, उसकी टाइप पे डिपेंडेंट नहीं होता। लिंक लिस्ट बेसिकली आप जब बनाते हैं तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एरे से ही बनती है, अभी हम पढ़ लेंगे इसको। तो सर आपने नमपाई एंड लिस्ट नहीं बताया। हाँ कैसे बताऊँ, टाइम नहीं, तुम दोगे तो बताएंगे ना, तुम व्हाट्सएप पे मैसेज ही नहीं करते कि भाई ये टाइम आप ले लें और इस पे आप आके पढ़ा दें। आप टाइम निकालें कोई सैटरडे का, तो हम आपके पढ़ा दूंगा आके। नमपाई के एरे है, लिस्ट है, और फिर एक एक्स्ट्रा क्लास है, अभी हम बात कर लेते हैं इस पर थोड़ी देर में, रुक जाओ, पहले मैं ज़रा स्टार्ट करता हूँ उसको। आप लोग सोच लें कौन सा टाइम है, ठीक है मैं कर लेता हूँ डिसाइड। अच्छा जी, ये समझ में आ गई बात। लिस्ट इज अ सेकेंड, लिस्ट इज अ सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर। अब क्या होता है पहले हम समझते हैं। कहता है अ लिंक लिस्ट और वन वे लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड नोड्स। जो लिस्ट होता है या लीनियर वन वे लिस्ट होता है, ये बेसिकली लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड, इसको समटाइम नोड्स भी कहते हैं लिंक लिस्ट के, जिसमें इसको डेटा रखते हैं। द लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय द मीन ऑफ द पॉइंटर। ये जो लीनियर ऑर्डरिंग होती है इसकी, ये पॉइंटर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, पॉइंटर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक, ये क्या बात है, आपने कहाँ से पढ़ा है? मैं कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा ये पूछ रहे हो, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि लिंक लिस्ट जो होती है उसमें, जैसे मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि ये आपके पास एक एरे है और ये एरे आपस में इनके जो सेल हैं ये कनेक्टेड हैं इंडेक्स से, सीक्वेंशियल इंडेक्स से। ठीक, यानी मिसाल के तौर पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सही है ना। तो आपको पता है कि 1 के बाद 2 की बारी आएगी, सीक्वेंशियल होते हैं, 2 के बाद 3 की बारी है, सीक्वेंशियल होते हैं 2।
तो ये कनेक्टेड है इंडेक्स से, और ये इंडेक्स जो है बेसिकली सीक्वेंशियल होता है, दिस इज कॉल्ड एरे। अब एरे और लिंक्ड लिस्ट में जो वाजे फर्क है वो क्या है? अच्छा, अब मजे की बात है, जो बेस हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर वो एरे ही है, सबसे पहले एरे ही बना, उसके बाद उस एरे से बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैं आपको वो भी सिखाता हूँ लिंक्ड लिस्ट में, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ उसको। A linked list or one-way list is a linear collection of data elements called nodes. ठीक है, हम जैसे इसको हम सेल कहते हैं ना, ये सेल है जिसमें डेटा रख रहे हैं, तो इसमें जहाँ डेटा रखते हैं उसको नोड्स कहते हैं। शक्ल नहीं अभी देखी तो होता कंफ्यूजन हो, मैं भी इसकी डायग्राम से आपको समझा दूंगा। अच्छा, मेरा हो सकता है जो लोग सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा सा देर से नजर आए, लैगिंग जो होती है वो दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी होती है। हो सकता है मेरा नेट वीक हो गया हो इस वक्त, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं मेरे नेट की स्पीड क्या आ रही है। अच्छा, हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि हो सकता है कि स्क्रीन शेयरिंग स्लो की वजह रिसीवर एंड की नेट की स्पीड भी होती है, सिर्फ सेंडर की नहीं होती। मेरी जो स्पीड आ रही है इस वक्त, मैं आपको बताऊँ 9.2 Mbps आ रही है। हाँ, जैसे अभी स्पीड मेरी 9 मिल रही है, मुझे 9 MB मिल रही है मेरे नेट की, बेहतर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ो यार, ये तो चलता रहेगा, तुम टाइम वेस्ट ना कराओ हमारा। भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्लो ही चल रहा होगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से हम इसको सेल कहते हैं, यहाँ पर जो जो लिंक लिस्ट है इसमें जहाँ डेटा स्टोर होता है उसको हम नोड कहते हैं। ठीक हो गया, नाम अभी डायग्राम से आपको समझा दूंगा। द लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय मीन ऑफ पॉइंटर, और जो नोड्स हैं, लीनियर ऑर्डरिंग है या नोड्स हैं, वो एक पॉइंटर से कनेक्टेड होते हैं। दो बातें यहाँ लिख दी, जैसे एरे में सेल होते हैं और इंडेक्सिंग होती है, इसी तरह से लिंक लिस्ट में उसको नोड कहते हैं सेल को, और इनकी कनेक्शन पॉइंटर से होता है। यानी किस तरह से होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास एक एक बेसिकली नोड होता है, और एक नोड दो हिस्सों पे डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये एक नोड है, इस नोड का एक नंबर है, मिसाल के तौर पे इस नोड का नंबर है नोड नंबर A5, मिसाल दे रहा हूँ। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ होता है। एक पार्ट जो होता है इसमें डेटा होता है, और इसमें नेक्स्ट पॉइंटर होता है कि अगला किसको कनेक्ट करना है। ठीक, मिसाल के तौर पे इसमें डेटा है 65, इस मिसाल दे रहा हूँ, ये डेटा है, या 65 नहीं लिखता हूँ, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी इनिशियली मैं लिखता हूँ। इसमें डेटा जो है वो AA है, मिसाल के तौर पे कोई भी डेटा था, मैंने उसकी जगह पर AA लिख दिया, और अगला नोड जो है वो 10 है। जैसे इसमें हमें अगला नोड सिक्वेंशियल पता होता है ना, 1 के बाद 2 पे जाएंगे, इसमें बेसिकली अगला नोड क्या होगा, वो इस करंट नोड में छुपा हुआ होता है। तो ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है डेटा इंफॉर्मेशन पार्ट, और ये वाला पार्ट कहलाता है नेक्स्ट नोड पार्ट। इसका मतलब है आपका ये वाला कंप्लीट नोड जो है ये अगले एक ऐसे नोड को हिट करेगा जिसका नंबर 10 होगा, ये सीक्वेंशियल नहीं होता। यानी इस वाले नोड का नंबर 10 है, इसके भी दो हिस्से होंगे। एक पार्ट जो है वो मिसाल के तौर पे इसमें डेटा लिखा हुआ है JJ, ठीक है, और ये कह रहा है कि हिट करो नोड नंबर 2 को। तो अगला नोड जो हिट होगा वो नोड नंबर 2 हिट होगा। ये मेरे और आपकी समझने की डायग्राम बना रहा हूँ, मेमोरी में कैसे होता है वो अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर। तो इस नोड का नंबर 2 होगा, और हो सकता है कि इसमें हो के, ठीक है, और यहाँ पर एक क्रॉस लगा हुआ हो, ये इस बात की इंडिकेशन है कि आगे ये नोड किसी को हिट नहीं कर रहा, और यहाँ पर ये हिट करता है स्टार्ट नोड के, स्टार्ट हम कर रहे हैं 5 से, यहाँ पे बता दिया हमने इस तरह। तो अब लिंक लिस्ट जो है बेसिकली इस तरह से डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है। जैसे एरे आसानी से कर रहा होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और कहता है इस तरह से, और इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती। आप स्टार्ट जरूर नहीं 1 से करें, आप 5 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं।
तो 5 से स्टार्ट हुआ और इसने कहा पहला नोड 5 है, ये स्टार्ट नोड होता है, ST स्टार्ट नोड, ठीक है, स्टार्ट नोड। तो 5 जो है वो पहला नोड है, इसमें AA है। फिर आप 10 पे जाना है, आपने ये बताएगा, आपको यही नोड बताएगा आप कहाँ जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आप एक के बाद 1 के बाद 2 पे चले जाते हैं। आपको बता रहा है 10 पे जाएंगे तो नोड नंबर 10 पे जाएंगे, नोड नंबर 10 बता रहा है कि 2 पे जाएंगे, तो इसमें ट्रैवर्सिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब मैं सवालात ले लेता हूँ ताकि आप कहते हैं नेक्स्ट नोड का रेफरेंस, जी नेक्स्ट नोड का रेफरेंस दिया जाता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने सुभान, बिकॉज इट्स कंटेन लीनियर कलेक्शन, जी लीनियर कलेक्शन, लीनियर इसलिए कह रहे हैं कि एक ही सिंगल लाइन से कनेक्टेड, अगर ये डबल लाइन से होती तो फिर ये लीनियरली कनेक्टेड नहीं होता, आगे पीछे जा रहा है, अभी ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ फॉरवर्ड जा रहे हैं हम इसमें, बिकॉज इट्स कंटेन लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपके पास जो है वो बेसिकली इस तरह से, अब सवाल ये कि ये जो डायग्राम बना रहा हूँ ना मैं, ये मेरे और आपके समझने की डायग्राम है, तो जो जुमला यहाँ पे लिखा होता है उसको समझाने के लिए डायग्राम बनाए। मेमोरी में ऐसे नहीं होता, मेमोरी में इसका कलेक्शन कैसे होता है वो अभी थोड़ी देर में समझते हैं। क्या कहा, अ लिंक लिस्ट और वन वे लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड नोड्स। ये नोड्स हैं पूरे, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। The linear order is given by mean of pointer, और ये जो लीनियर ऑर्डरिंग है ये एक पॉइंटर के थ्रू होती है, यानी ये जो 10 पे अगला जाएंगे 2 पे, ये लीनियरली ज्वाइन है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये लीनियर पॉइंटर के थ्रू ज्वाइन। ठीक हो गया। अभी इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ज़ाहिर है फौरन समझ में नहीं आएगा अगर जिनके समझ नहीं आता। डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, कहता है कि लिंक लिस्ट ईच नोड, अब नोड का वर्ड तो क्लियर हो गया ना, नोड का मतलब है एक कॉम्बिनेशन ऑफ each node is divided into two parts, ये समझ में आ गया, each node divided into two parts। पहला पार्ट कौन सा है, the first part contain the information of the element, जिसमें डेटा होता है, first part contains the information of element and second part called link field और next pointer field, और second part जो होता है उसमें अगले नोड का नंबर होता है। इसका मतलब है दो पॉइंटर होते हैं, एक इसका अपना पॉइंटर और एक वो होता है जो बेसिकली वो उसका नंबर होता है, और अगला कहाँ जाना है वो बेसिकली हम इसमें स्टोर करते हैं। तो एक नोड जो है वो दो हिस्सों पे डिवाइड होता है, एक इंफॉर्मेशन डेटा स्टोर करता है और एक नेक्स्ट पॉइंटर स्टोर करता है। तो इसकी डायग्राम भी उस हिसाब से इन्होंने बनाई थी, ये हमने पढ़ लिया है। द पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड, ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है यहाँ पे कि the pointer of the last node contains a special value called the null pointer, यानी आप एक ऐसे स्पेशल वैल्यू रखते हैं जिससे ये पता चल जाए कि ये आगे किसी से लिंक नहीं हो रहा, यानी इसकी लिंक खत्म हो गया। ज़ाहिर है ये बताना होता है कि लिंक कैसे खत्म हो गया, इसको ना शुरू से अच्छी तरह ग्रैब करना, बीच में काफी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा, इस तरह आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। रेफरेंस नल होगा, बिल्कुल सही है, रेफरेंस नल होगा। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा कि हमारे और आपके देखने के लिए एक डायग्राम है कि मैं स्टार्ट करता हूँ इस नोड से, इसका कोई ना कोई नंबर होगा नोड का, यहाँ पर उसका डेटा होगा और इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंटर इस जगह पे लिखा होगा। फिर ये बता देंगे कि अगला जो नोड यहाँ लिखा हुआ है उसी नोड को आप हिट कर सकते हैं और इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा, और ये जो अक्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब ये नल वैल्यू है। लिंकलेस विद 3 नोड्स, ये लिंकलेस है 3 नोड्स। अ पॉइंटर वेरिएबल कॉल्ड स्टार्ट व्हिच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। स्टार्ट एक वेरिएबल होता है जिसको बेसिकली पहले नोड का नंबर उसके अंदर स्टोर करते हैं। मैं सवाल भी लेते जाता हूँ आप लोगों के, कहता है कि रेफरेंस, अच्छा ये मुजम्मिल साहब पूछते हैं सर आप ये कहना चाह रही हैं कि एक में डेटा होता है और दूसरे में जिस नोड से कनेक्ट करना है वो डेटा वो आता है वहाँ, आई एम जी सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नेक्स्ट नोड, प्रीवियस वाले को नंबर नहीं होता, नेक्स्ट वाले का होता है, आगे वाले का। यानी अगर मैं, गौर सुनना, अगर मैं इस नोड पे खड़ा हूँ, ये जो नोड मैंने अभी हाईलाइट किया है, मैं इसको इस नोड पे खड़ा हूँ, इस नोड पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये फिर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस वक्त ये नजर आ रहा है कि मैं अगर इस नोड पे पढ़ा हूँ तो मुझे ये मालूम है कि मेरा अगला नोड कौन सा है, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद ये मालूम नहीं होता कि मेरा पिछला नोड कौन सा है, क्योंकि पिछला नोड का नंबर क्या होगा ये कहीं स्टोर नहीं है इस नोड पे, इस नोड में कहीं स्टोर नहीं है। तो वी कैन ओनली फाइंड बेसिकली द नेक्स्ट नोड कि मेरा अगला नोड क्या है। अगर ये डबली लिंक लिस्ट होता, डबली ये जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो फिर वो उसके अंदर कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है डबली लिंक लिस्ट के अंदर, के बीच में डेटा होता है, यहाँ पर नेक्स्ट नोड और यहाँ पर प्रीवियस नोड। ये बात समझ आ रही है?
तो फिर हम बता सकते हैं इस नोड पर खड़े होकर कि इसका प्रीवियस नोड कौन सा होगा, इसका अगला नोड कौन सा होगा। लेकिन लीनियर वाले के अंदर यहाँ पर आप नहीं बता सकते कि इसका प्रीवियस नोड कौन सा होगा। वी कैन ओनली फाइंड द नेक्स्ट नोड बाय यूजिंग द नेक्स्ट। समझ में आती बात है? जी सर समझ में आ रही। डब्ल्यू इंग्लिश वाया में हमारे से पढ़ा हुआ है। रेफरेंस होता है नेक्स्ट का, जी नेक्स्ट का रेफरेंस होता है हमारे। अच्छा जी, ये तो समझ में आ गई बात। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम अभी पढ़ने जाएंगे इसके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, वो हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अ लिंक्ड लिस्ट ऑर्गेनाइज अ कलेक्शन ऑफ द डेटा आइटम, ठीक है, डेटा आइटम such that element can easily be added to and deleted from the position in the list। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आपसे वाइवा में कई जगहों पर पूछा जाता है कि आप लिंक्ड लिस्ट को कब इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। यानी आप लिंक्ड लिस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या रीजन हैं कि नहीं। तो आप कहते हैं कि जब हमें ऐसा काम करना हो डेटा में जिसमें डिलीशन और इंसर्शन करना हो तो बेसिकली हम लिंक्ड लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आपको मैंने जैसे बताया था पहले, आपको बताने की बात याद है कि एरे में अगर हमें एरे जिसका साइज हमारे पास मिसाल के तौर पे n है, ये एक एरे है और इसका साइज मिसाल के तौर पे n है, ये n साइज का एरे और इसमें मुख्तलिफ डेटा रखे हुए हैं। हो सकता लगिंग हो रही हो अभी भी, लेकिन ये डेटा मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ डैश लगा रहा हूँ। ये डेटा रखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आप कोई डेटा यहाँ से डिलीट करते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाला डेटा डिलीट करते हैं, ये वाला डेटा, तो ये डेटा यहाँ से खाली हो जाएगा। हमने ये बात पढ़ी थी कि डेटा डिलीट करना मसला नहीं है, डेटा खाली तो हो जाएगा जगह, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा हमें बैक करना होता है। यानी एक एक डेटा को अब बैक करेंगे ताकि ये जगह फिल हो जाए। जगह फिल इसलिए कि रैम में जगह ज़ाया ना हो, तो ये जगह जो है ये फिल हो जाए और आगे किसी डेटा के इंसर्शन के हमें मौका मिल जाए। ये जो डिलीट करना है ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि सारा डेटा पीछे जो है हमें कॉपी करना, ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसी तरह से अगर आप कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं और ये आपके पास एरे है, तो एरे में आपके पास ये डेटा दिया हुआ है और आप कहते हैं 1 से लेकर ये बेसिकली n तक डेटा है, या ये डेटा इसके अंदर मौजूद है पहले से, और अब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई डेटा इंसर्ट करें इस जगह पे, तो मजबूरन आपको सारा डेटा आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। डेटा इंसर्ट करना बड़ा टास्क नहीं है, आगे की तरफ मूवमेंट मजबूरी है। तो ये जो आगे की तरफ मूवमेंट करने की वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाती है। हम लिंक्ड लिस्ट में इसको इम्प्रूव करके ऑर्डर ऑफ 1 पे ले जाएंगे। यानी अगर डेटा 10 है तो तकरीबन 10 मूवमेंट, तकरीबन बोल रहा हूँ मैं। अगर 20 है तो तकरीबन 20 मूवमेंट, वर्स्ट केस में 30 है तो 30 मूवमेंट। लेकिन अगर ये लिंक्ड लिस्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट रनिंग टाइम पे चला जाएगा। अब हमें ये बात पता चल जाती, इसलिए इसने कहा है कि लिंक्ड लिस्ट ऑर्गेनाइजेस अ कलेक्शन ऑफ द डेटा आइटम्स, ठीक है, सच दैट एलिमेंट्स कैन इजीली बी एडेड, ठीक है, एंड डिलीटेड फ्रॉम एनी पोजीशन इन द लिस्ट। यानी जब आपके पास एडिशन और डिलीशन का काम करना मकसद हो तो आप लिंक्ड लिस्ट को प्रेफर करते हैं, अपना डेटा लिंक्ड लिस्ट में जाके कॉपी करते हैं ताकि एडिशन डिलीशन जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस में हो जाए। अभी जब हम करेंगे तो मैं फिर मजीद बताऊंगा भी, इसको टाइम भी एनालाइज करवाऊंगा इसका। ओनली रेफरेंस टू नेक्स्ट एलिमेंट आर अपडेटेड। अब ये कैसे होता है ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपके, बहुत कंफ्यूजन वाले जुमले लिखे हुए हैं यहाँ पे क्योंकि आपने किया ही नहीं है। वो कहता है सिर्फ रेफरेंस टूटता है और कुछ नहीं होता, यानी सिर्फ रेफरेंस, ओनली रेफरेंस टू नेक्स्ट एलिमेंट आर अपडेटेड इन द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन। ये जुमला याद रखना लेकिन, और सिर्फ रेफरेंस, हमें किसी डेटा को आगे मूव नहीं करना होता बल्कि जो रेफरेंस लाइनें हैं सिर्फ उसको अपडेट किया जाता है। ये बात हम याद रखेंगे ताकि जब करें तो हमें इस बारे में पता हो। अब वो आगे जो कहता है अगली स्लाइड में कि देयर इज नो नीड टू कॉपी और मूव लार्ज ब्लॉक ऑफ द डेटा टू फैसिलिटेट इंसर्शन एंड डिलीशन एलिमेंट। यानी जिस तरह से आपको एरे में मूव करना पड़ता था एक बहुत लार्ज डेटा को आगे या पीछे की तरफ, वो यहाँ नहीं करना पड़ेगा। यू हैव टू सेव योर टाइम है। आप यहाँ पे वो टाइम जो है सेव कर लेंगे अपना, जो मूव करने वाला टाइम। इस वजह से इस मेथड को प्रेफर किया जाता है। अब मैं आपको सवाल पढ़ लेता हूँ। रेफरेंस ब्रेक होगा एंड न्यू वाला ज्वाइन कर, जी बिल्कुल ऐसा ही है। पुराना रेफरेंस हम ब्रेक कर देते हैं और न्यू रेफरेंस जो है वो बना देते हैं, बस रेफरेंस चेंज होगा, जी बिल्कुल ऐसा ही है।
सिर्फ रेफरेंस चेंज करते हैं और हमारे मसाइल हल हो जाते हैं, किसी भी तरीके का डेटा मूवमेंट नहीं होता, इस वजह से उसको कंसीडर किया जाता है एज कम्पेयर टू एरे, जब इंसर्शन डिलीशन मकसद हो। अब कहता है कि लिंक लिस्ट कैन बी डन इन टू वे, लिंक लिस्ट को मेमोरी में दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं, यूजिंग डायनेमिक एलोकेशन, मैलॉक कहते हैं उसको, और दूसरा जो है वो एरे इंडेक्स लिंकिंग, और एरे के इंडेक्स से कर सकते हैं। यानी दो तरीके हैं जिससे लिंक लिस्ट बनाया जा सकता है, एक है डायनेमिक एलोकेशन से और एक है इंडेक्स ऑफ लिंक। डायनेमिक एलोकेशन से बनाया जाता है, इससे भी बना सकते हैं, और लेकिन जब हम इसको एरे से बनाते हैं तो हम एरे इस्तेमाल करते हैं, एरे इज आल्सो डेटा स्ट्रक्चर, यानी हम एरे के ऊपर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि वो लिंक लिस्ट की तरह काम करने लगता है। तो इस वक्त हम डायनेमिक एलोकेशन के बजाय, इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, अभी हम एरे से हैंडलिंग करेंगे इसकी, ठीक है। 1 मिनट लेफ्ट, हमें कुछ लिखता नहीं हो फिर इस स्लाइड में इसको, थैंक यू वेरी मच, इसी तरह समझा देता हूँ। तो हम डायनेमिक एलोकेशन को भी समझेंगे। तो ये जो डायनेमिक एलोकेशन के थ्रू हम काम करेंगे तो फिर एरे इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहे हैं तो फिर एरे इस्तेमाल करेंगे। तो इस वक्त हम बेसिकली सेकंड मेथडोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं, सेकंड मेथड के ऊपर जा रहे हैं जो हम यहाँ पे सीखेंगे। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट एप्लीकेशन, लिंक लिस्ट की बहुत सारी एप्लीकेशन है जो इस्तेमाल की जाती है, यानी एरे के बजाय लिंक लिस्ट को इस्तेमाल करने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिसमें से एक मैंने आपको बता दी है, जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन मकसद है वहाँ पर आप लिंक लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड लिंक लिस्ट, सर्च ट्री, एक्सप्रेशन ट्री एंड मेनी अदर वाइड